परसेंटेज टर्म की हम लोग बात करेंगे इन परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है हमें चाहे जितना अमाउंट दिया गया हो, हमें टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट कितना कंसीडर करना है, 100 यूनिट। 100 यूनिट से मतलब मेरा ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है ये वेट में हो सकता है या ये सॉल्यूशन है ml में। हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में परसेंटेज बताइए, या हम कह सकते हैं कि 100 ml में परसेंटेज बताइए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसका परसेंटेज बताइए। तो चलिए देखिए समझिए। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो टोटल किसका अमाउंट होता है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किसके अमाउंट से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के ये दोनों क्या हो गए, कंपोनेंट। तो उस सॉल्यूशन में इन कंपोनेंट के परसेंटेज पूछेगा। क्लियर हो गया। तो इनके कंपोनेंट के परसेंटेज कितने में होंगे, ज़रा उसी को हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक जनरल मेथड से देखें कि एक क्लासरूम, लोअर क्लास में आप जानते हैं सर आपको बताते थे, बेटा बताइए एक क्लासरूम है उसमें 200 स्टूडेंट हैं। इस 200 स्टूडेंट में 80 गर्ल्स हैं और 120 बॉयज़ हैं। तो बताइए गर्ल्स का परसेंटेज कितना है। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट जनरल मेथड से डिफ़ाइन कर देते थे कि 200 स्टूडेंट में गर्ल्स कितनी हैं, 200 स्टूडेंट में गर्ल्स का नंबर है कितना भैया, 80 गर्ल्स हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है हमें कितने में डिफ़ाइन करना है, 100 में। तो अगर 100 स्टूडेंट रहे होते तो आपकी गर्ल्स कितनी होती, 80/200 इंटू 100, यानी आप कहते सर आंसर आ गया 40%। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह आप बॉयज़ को कह सकते हैं कि 200 में बॉयज़ 120 है तो 100 में कितने होंगे, डिफ़ाइन हो जाएगा। बट मैं इस मेथड को फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, बताइए जिसका परसेंटेज पूछा गया, ये दिख रहा है आपको वैल्यू। चलिए ये किसका अमाउंट है, जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसका है, तो ये 80 हो गया। जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसका अमाउंट हो गया। अपॉन ये अमाउंट किसका है, टोटल का, टोटल हो गया 200। परसेंटेज में डिफ़ाइन करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए गर्ल्स का परसेंटेज इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 40। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कितना परसेंट आ गया, ये 40%। तो ये आ गया 40% इज इक्वल टू, ये गर्ल्स का नंबर आ गया और ये टोटल स्टूडेंट का नंबर आ गया इंटू 100। तो ये आपको फॉर्मूला बन गया कि नहीं, कि आपको किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज दिया गया हो, उनके कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू दी गई हो, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं क्या, या फिर दोनों कंपोनेंट की वैल्यू पता हो परसेंटेज पता कर सकते हैं क्या। सेम इसी तरह हम वॉइस की बात कर लें इसी फॉर्मूला से। तो वॉइस का परसेंटेज की आप बात करोगे तो आप कहेंगे वॉइस का खुद का नंबर 120, टोटल कितने में है 200 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 60% आ गया। तो हम कहेंगे 60% इज इक्वल टू ये वैल्यू। तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ वॉइस, यानी वॉइस का खुद का नंबर टोटल स्टूडेंट का नंबर इंटू 100। तो इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं। ज़रा इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो हमसे कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ टोटल। टोटल किस में है, सॉल्यूशन में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज का मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। इसी तरह मैं किसका परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो आप कहेंगे सॉल्वेंट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टोटल में,
इंटू 100। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें अमाउंट की बात की गई है। अब अमाउंट क्या हो सकता है, ज़रा उसी पे ध्यान देना है हमें। तो अमाउंट बताइए, जो भी दिया जाता है आपको केमिस्ट्री में, सब्सटेंस का अमाउंट वेट में दे सकता है, वो आपको वॉल्यूम में दे सकता है, नंबर में भी दे सकता है, बट वो नंबर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जब भी परसेंटेज कैलकुलेट कराएगा, वो अमाउंट आपका सॉल्यूशन का या तो आपका वेट में देगा, ग्राम में, या ml में देगा। क्लियर हो गया कि नहीं? उसी तरह इनके अमाउंट की बात होगी। सॉल्यूट का अमाउंट वेट में दे सकता है और ml में दे सकता है। तो अगर यही अमाउंट को हम यानी वेट और ml से सब्सटीट्यूट करें तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो सकता है सॉल्यूट का मास हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो, तो कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये अमाउंट किस में होगा, ये आपको क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी। तो ये अमाउंट के आधार पे हम इसको कितने तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ज़रा उसको समझिए। तो किसी भी परसेंटेज को, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही, हम दोनों कंपोनेंट के परसेंटेज को 3 तरह से डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वेट, दोनों का अमाउंट वेट में हो। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ज़रा इसको हम लोग फॉर्मुलेटेड कर लें। बताइए किसका अमाउंट है, ये सॉल्यूट का, तो कहेंगे अमाउंट का सॉल्यूट किस में है, वेट में। तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके लिए क्या डिफाइन करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके लिए बोलिए भैया, पहले वेट है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, केमिस्ट्री में मास वेट एक ही मतलब होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इन्हीं परसेंटेज को हमने इसको फॉर्मुलेटेड कर दिया। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा बताइए। परसेंटेज बाय मास लिख सकते हैं, दोनों की यूनिट किस में है, वेट में है, तो दोनों का अमाउंट वेट दिया गया है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मास परसेंटेज कह सकते हैं ऐसे। अब ये मास परसेंटेज किसका है, किसका अमाउंट हमने डिफाइन किया है, सॉल्यूट का, तो ये मास परसेंटेज हो जाएगा सॉल्यूट का। अच्छा, अगर मैं इस टर्म को ना लिखता, सिंपल मास परसेंटेज लिखता और मुझे कंसंट्रेशन डिफाइन करने के लिए कहा जाता, तो मैं किसका अमाउंट सॉल्यूट डिफाइन करता, तो याद रखना सॉल्यूट का ही करना, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट का अमाउंट हमें किस में डिफाइन करना होता है, सॉल्यूशन का। तो अगर वो नहीं भी लिखता है मास परसेंटेज किसका, तब भी आप मान लेंगे कि किसका डिफाइन करना है, सॉल्यूट। हाँ, अगर आपको कहा जाए नहीं मास परसेंटेज सॉल्वेंट का डिफाइन करिए, तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या क्या कह सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। बात आ गई इसके। वेट बाय वॉल्यूम ये आपका कॉमन सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट जो आप सॉल्यूशन पढ़ते हो कि लिक्विड जनरली सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट जनरली क्या होगा, सॉलिड जनरली इसका क्या डिफाइन होता है, वेट, और ये जब इसमें डिजॉल्व होगा तो ये सॉल्यूशन बनता है। तो हमें किस तरह का सॉल्यूशन पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो देख लेंगे प्लीज़। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट किसकी रहनी चाहिए थी, सॉल्वेंट। या इसको ऐसे कह लें, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही फिजिकल स्टेट किसकी होती है, सॉल्यूशन की। तो कभी भी सॉल्यूट का वेट होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हो सकता है, लेकिन इसका वेट और इसका वॉल्यूम की बात नहीं करेगा।
क्लियर हो गया। इसलिए एक ही टर्म आएगा वेट बाई वॉल्यूम, ना कि वॉल्यूम बाई वेट। तो इसके लिए अगर डिफाइन करें तो आप क्या कहोगे कि ये फर्स्ट टर्म किसका है आपका, सॉल्यूट का, तो मास है, मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका है, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में डिफाइन करना है तो 100 से। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ ना तो बाई वेट लिखा गया ना बाई वॉल्यूम लिखा गया, तो जब ना बाई वेट लिखा जाए ना बाई वॉल्यूम लिखा जाए, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, वेट बाई वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा। अगर किसी यूनिट की इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो क्वेश्चन में और परसेंटेज में इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो याद रखिएगा वो इन्फॉर्मेशन वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर वेट बाई वेट होगा तो वो इस बात को लिखेगा, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात होगा तो इस बात को लिखेगा। अगर कुछ नहीं लिखता है समझ जाएंगे किसकी बात हो रही, वेट बाई वॉल्यूम। सबसे कॉमन सॉल्यूशन यही है आपका जो सिलेबस में है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन करते हैं। चलिए एप्लीकेशन लिखने के पहले थोड़ा सा समझें। जैसे मैंने यही लिख दिया 5% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये 5 टर्म फर्स्ट अमाउंट है, ये फर्स्ट अमाउंट की यूनिट क्या होगी, ये फर्स्ट सिंबल। तो ये अमाउंट किसको डिफाइन करेगा, सॉल्यूट को। सेकेंड अमाउंट आपका सेकेंड यूनिट से डिफाइन होगा, ये अमाउंट आपको डिफाइन करेगा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जिस नाम से जाना जाता है वही डिजॉल्व होता है, और जो डिजॉल्व होता है कह देंगे ये सॉल्यूट है। जैसे हमने कह दिया यूरिया सॉल्यूशन, तो अंडरस्टूड हो गया कि यूरिया डिजॉल्व किया गया है, यूरिया सॉल्यूट है। तो अगर मुझे इसको एक लाइन में अब बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, ट्राई करिए। चलिए देखो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे परसेंटेज हम डिफाइन कर रहे हैं, जब भी वेट की बात करेगा यूनिट अंडरस्टूड है, ग्राम्स में डिफाइन करोगे, वॉल्यूम को ml में डिफाइन करोगे, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। 5W लिखा यानी क्या यूनिट बोलेंगे, ग्राम। तो 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो कहेंगे 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100, वॉल्यूम के लिए बोलो ml, तो कहेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर सुनिए 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसी को उल्टा करके भी बोलेंगे, पहले इसको लिख दें। 5 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसी को दूसरे सॉल्यूशन से पढ़ते हैं। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना भैया, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब आप कहेंगे सर हम इस परसेंटेज को अगर हमें इस तरह डिफाइन करना है तो इसकी आदत रखें कि इसकी आदत रखें, तो बेटा दोनों बातों की आदत दोनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट का अमाउंट गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का अमाउंट पूछ रहा है तो ये काम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का अमाउंट गिवन है और सॉल्यूट का अमाउंट पूछा गया है तो ये लाइन याद रखना। तो अगर इसको इस तरह डिफाइन करना आ गया तो आपको कभी भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए कुछ एप्लीकेशन करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी तो अमाउंट वही है जिसका अमाउंट पूछा जाए। मान लिया सॉल्यूट का अमाउंट पूछा गया है तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन में करना है,
और यही आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन। यही कंसंट्रेशन परसेंटेज में डिफाइन करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो वो परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाएगा। यही आपका अगर ppm में डिफाइन करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई, तो ये कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा, ppm। कहने का मतलब ये है कि जितने भी दुनिया में ये कंसंट्रेशन टर्म हैं उसके लिए अगर कोई कहे एक जनरल फार्मूला बता दीजिए, तो जनरल फार्मूला ये है कि जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन पूछा जाए उसका अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट वो कंसंट्रेशन कहलाता है। अब जितने में इसको डिफ़ाइन करना है उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाइए, सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके डिफ़ाइन होते जाएंगे। तो हम आगे समराइज करेंगे सारे फार्मूला को 2 मिनट में। तो पहले हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो चलिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के पहले आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि अभी मैंने जैसे बताया सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी सॉल्यूशन की, लेकिन वो सॉल्यूशन का डायरेक्ट अमाउंट नहीं देगा, तो हमें किसका अमाउंट दिया रहेगा, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम किसका अमाउंट पता कर लेंगे, सॉल्यूशन का। कभी कभी क्या करेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट दे देगा, सॉल्यूट का अमाउंट दे देगा, और हमें ज़रूरत रहेगी सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके सॉल्यूशन पता कर लेंगे कि नहीं। तो ये आप तरीका याद, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या आपको याद रखना है कि कभी भी हमें मास दिया होगा और हमें ज़रूरत रहेगी उसके वॉल्यूम की, या कभी वॉल्यूम दिया होगा हमें ज़रूरत रहेगी मास की, तो ये कन्वर्जन भी बहुत यूज होगा। डेंसिटी की मदद से हम लोग मास को वॉल्यूम और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिएगा लिक्विड है चूँकि, तो डेंसिटी डी की जगह रो से डिनोट की जाती है, बट आपकी आदत में डी लिखने। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 20 ग्राम of urea dissolved in 480 gram of water, then find out mass percentage of urea इन द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपका। तो परसेंटेज की बात की है, कैसा परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो ये आदत बना लीजिए, W/W लिख दिया करिए। वो कहता है वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिख दीजिए। वो कहता है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट बाई वॉल्यूम लिख दीजिए। और अगर उसने मास या वॉल्यूम कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए इसको डील करते हैं। किसका परसेंटेज पूछा गया है, यूरिया का। यूरिया का कैसा परसेंटेज पूछा गया है, वेट बाई वेट। तो हमें यूरिया का अमाउंट लेना है। टोटल किस में डिफाइन करना होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अमाउंट लेना है और 100 से मल्टीप्लाई। वो अमाउंट किस में लेना है, वेट में यानी ग्राम में। सॉल्यूशन का भी अमाउंट किस में लेना है, वेट में यानी ग्राम में। चलिए यूरिया का अमाउंट दिया गया है क्या, वेरी गुड 20। सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया गया है। यूरिया आपका सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ जाए और सॉल्यूट सॉल्वेंट दिए गए हों, दोनों को ऐड कर दें। तो बताओ भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो 20 + 480 × 100, यहाँ से ये आ जाएगा 20/500 × 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसको इसमें डिवाइड करिए, ये वैल्यू आपकी 4%। क्लियर हो गया। तो ये 4% क्या आया है, बाई मास बाई वेट। तो ये बात क्लियर हो गई कि जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसका अमाउंट अपॉन टोटल करना है। परसेंटेज में डिफ़ाइन किया गया है तो 100 से। परसेंटेज वेट बाई वेट डिफ़ाइन करना है तो दोनों वैल्यू ग्राम में। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करता है तो दोनों वैल्यू ml में। अगर वेट बाई वॉल्यूम बात करता तो ये वेट ग्राम में होता और ये ml में होता। तो 3 तरह से ही डिफ़ाइन किया जाता है परसेंटेज, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज़रा मैं 2-3 सॉल्यूशन मिक्स कर देता हूँ और एक फाइनल सॉल्यूशन को बनाते हैं और तब उस फाइनल सॉल्यूशन में कंपोनेंट का परसेंटेज डिफाइन करते हैं। जैसे वो आपसे कहेगा अ सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन बाय मिक्सिंग of 100 gram of 15%, 200 gram of 20% and 300 gram of 25% by mass. Then mass percentage of solute and solvent बताना है। दोनों का परसेंटेज पूछ लिया उसने, सॉल्यूट का भी पूछ लिया और सॉल्वेंट का। तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास पहले से 3 सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट थे, इन तीनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया, मिक्स, और एक फाइनल सॉल्यूशन बना गया। उस फाइनल सॉल्यूशन में आपको बताना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना है। मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इन द फाइनल सॉल्यूशन या इन सच सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन ऑब्टेन किया गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सभी को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बना लीजिए। उसमें सॉल्यूट का अमाउंट डिफाइन कर लीजिए, सॉल्वेंट का अमाउंट डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। तो ज़रा इसको थोड़ा सा इस तरह हम लिख दें प्लीज़। एक सॉल्यूशन है मेरा 100 ग्राम का, दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास 200 ग्राम का, तीसरा सॉल्यूशन 300 ग्राम का। इन सभी को मिक्स किया गया और एक फ़ाइनल सॉल्यूशन बना। बताओ भैया फाइनल सॉल्यूशन कितने का बना, 100, 200, 300 यानी 600 ग्राम का। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बना। तो इन्हीं तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया और फाइनल सॉल्यूशन। अब उसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो 100 ग्राम का ये सॉल्यूशन है, ये सभी सॉल्यूशन है, तो इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है उसका डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया, परसेंटेज में दिया। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि इस 100 ग्राम में 15% सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट कितना ग्राम, इस 200 में कितना परसेंट है सॉल्यूट, 20%, 300 में कितना है 25%। तो इन्हीं सभी के अमाउंट में अगर निकाल लूँ सॉल्यूट के, वो सॉल्यूट के कंप्लीट अमाउंट कहाँ पे मिल जाएंगे मुझे, सॉल्यूशन के अंदर, और रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा, सॉल्वेंट। तो इस 600 ग्राम में आपका सॉल्यूट भी होगा और आपका सॉल्वेंट भी होगा। तो चलिए सॉल्यूट यहाँ 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 कितना है उसको पता कर लें, तो वो पता चल जाएगा सॉल्यूशन में। तो लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए यहाँ पे सॉल्यूट का मास 15% है और टोटल कितने में, 100 में। तो 100 ग्राम में 15% है यानी 15/100 प्लस 200 ग्राम में कितना परसेंट है सॉल्यूट, 20%, ये 20% हो गया सॉल्यूट, प्लस 300 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, 25%। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ गया 15 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 20 और 2 से मल्टीप्लाई 40 आ गया ये, और यहाँ पे कितना आ गया ये 25, 3 जा 75। इसको ज़रा ऐड करो 130 ग्राम सॉल्यूट आ गया। तो अब बता सकते हो उसमें टोटल सॉल्यूशन है 600 ग्राम, सॉल्यूट आ गया 130 ग्राम, सॉल्वेंट कितना 470 ग्राम। अब मेरा आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज जिसका पूछा गया है उसका अमाउंट लिखें, फिर उसमें 100 से क्या है, जितने में पूछा गया है उससे डिवाइड कर दो, और परसेंटेज पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट की बात होगी। तो बताइए सॉल्यूट का कितना है मास, 130 ग्राम,
सॉल्यूशन का मास टोटल कितना है 600 ग्राम, परसेंटेज की बात है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करिए ज़रा, 6 से 130 को डिवाइड करिए तो ये आ गया 2, 1 पॉइंट लगाएं 66, इतना परसेंटेज आ गया। अब आपसे उसने पूछा है कि मास परसेंटेज बताइए सॉल्वेंट का भी, तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज हो जाएगा, जिसका पूछा गया है उसका अमाउंट बताइए। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 470, टोटल कितने में है 600, 100 से मल्टीप्लाई। और चाहे तो ऐसे कर सकते थे, दो ही कंपोनेंट है, एक का परसेंटेज पता हो गया, दूसरे का परसेंटेज इसको 100 से माइनस कर दें, दूसरे का परसेंटेज आ जाएगा। या आपको शौक है तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो मैं ज़रा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको देख के, ये आपका आएगा लगभग, ये शायद यही आएगा। तो इस तरह ही आपके आंसर हो गए। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे यही करेगा कि 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाएगा, उसके अंदर कंपोनेंट का परसेंटेज पूछेगा। तो वहाँ सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट सबसे पहले डिफाइन करिए, उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सभी लोग लिखें। मेरे पास 80 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। वो कह रहा है कंटेन्स, ऑप्शन लीजिए ज़रा, 8 ग्राम सोडियम आयन, 16 ग्राम सोडियम आयन, 8.2 ग्राम सोडियम आयन, 9.2 ग्राम सोडियम आयन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मेरे पास सॉल्यूट क्या डिजॉल्व किया गया है NaOH, दिख रहा है आपको, उसका कितना परसेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है 20%। मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन मेरा 100 होता, सॉल्यूशन अगर मेरा 100 होता तो उसमें सॉल्यूट कितना होता, सॉल्यूट होता आपका 20 ग्राम। सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होता तो मेरा सॉल्यूट कितना होता, यानी NaOH कितना होता 20 ग्राम। लेकिन उसने सॉल्यूशन 100 ग्राम की जगह कितना दिया है 80 ग्राम। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कितना परसेंटेज को यूनिट नहीं दी गई, तो यहाँ यूनिट दी रहेगी, प्लीज़ लिख लीजिए बाई मास, यानी दोनों अमाउंट मुझे मास में बात करनी है, ऑप्शन भी मास में ही डिफाइन है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका इस परसेंटेज का क्या मतलब है, क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन उसने सॉल्यूशन 100 नहीं दे के कितना दिया है 80 ग्राम। कहने का मतलब इस NaOH का अमाउंट मुझे 100 की जगह कितने में डिफाइन करना है 80 ग्राम में। तरीका वही है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन बताइए, डायरेक्ट करते हैं इसको पहले। चलिए, कि अगर इसको हम लोग डिफाइन करते तो क्या कहते, 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो ये कितना कंटेन करता 20 ग्राम NaOH। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन कितना है 80 ग्राम, तो 80 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करेगा 20/100 इंटू 80। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 16 ग्राम NaOH। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फॉर्मूला से हम बताएंगे, तो फॉर्मूला से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। देखें क्या था, परसेंटेज वेट बाई वेट, जिसका परसेंटेज पूछा गया है उसका अमाउंट NaOH का अपॉन टोटल अमाउंट सॉल्यूशन का, परसेंटेज का मतलब 100। तो बताओ ये परसेंटेज दिया गया है क्या, कितने परसेंट है 20, इक्वल टू NaOH का अमाउंट पता करना है, NaOH का अमाउंट पता करना है ग्राम में ना, ठीक है। सॉल्यूशन का अमाउंट आप बताइए कितना है 80 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100, यहाँ से अमाउंट ऑफ NaOH आ जाएगा, बता भैया
अमाउंट ऑफ NaOH, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए, एक 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, 16 ग्राम। तो आप चाहे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करिए, चाहे फॉर्मूला लगा के करिए, आपका आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे ख़ास बात देखिए कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने अमाउंट निकाला, सॉल्यूट जो डिजॉल्व है उसका। अब आप ऑप्शन पे गए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपके होश उड़ गए। आपका सॉल्यूट NaOH है, लेकिन उसने NaOH का अमाउंट पूछा ही नहीं। इस सॉल्यूट के अंदर जो फर्दर कंपोनेंट है उसका अमाउंट पूछा है। तो ज़रा उसके अंदर के अमाउंट को कैसे डिफाइन करते हैं एक बार इसको समझ लीजिए प्लीज़। सॉल्यूट, जब आप जानते हैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज्ड हो जाता है। तो ये किस में आयनाइज्ड होगा, Na+ और OH-। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे Na+ और OH- सॉल्ट में इसका जो कंप्लीट अमाउंट है इन अमाउंट के सम से बना होगा। तो इन अमाउंट के सम से बना होगा का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल NaOH कितना मोल प्रोड्यूस करता सोडियम आयन, 1 मोल। कितना OH प्रोड्यूस करता, 1 मोल। अब हमें वेट की बात करनी है तो 1 मोल वेट यानी कितना होगा इसका मोलर मास, 40 ग्राम। 40 ग्राम से ये कितना ग्राम प्रोड्यूस्ड होगा, 1 मोल है ना ये, 23 ग्राम। ये बताइए कितना प्रोड्यूस्ड होगा, ये 16, ये 1, 16 और 1 17 ग्राम। तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल गई कि अगर मेरा सॉल्यूट कितना ग्राम डिजॉल्व किया गया होता, 40 ग्राम, तो ये NaOH कितना सोडियम आयन प्रोड्यूस करता, 23 ग्राम। तो सॉल्यूट डिजॉल्व कितना किया गया, 16 ग्राम। तो उससे यहाँ से डिफाइन कर लोगे। तो चलिए डिफाइन कर लो कि अगर 40 ग्राम NaOH होता तो ये प्रोड्यूस्ड करता कितना, 23 ग्राम सोडियम आयन। लेकिन है कितना मेरे पास, 16 ग्राम NaOH। तो ये प्रोड्यूस्ड करेगा 23/40 × 16। ये डिवाइड किया जा सकता है क्या डायरेक्ट, अगर जीरो को कंपनसेट कर दिया जाए तो जीरोस को यहाँ कैंसिल कर दें तो यहाँ पॉइंट आ गया। अब ये डायरेक्ट डिवाइड 4 टाइम्स 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 यानी 2 और 4 2 जा कितना हो गया 4 और 1 1 यानी आ गया 9.2 ग्राम। ये आ गया आपका सोडियम। तो प्लीज़ आपने सॉल्यूट का अमाउंट डिफाइन किया, 16 दिखा, ऑप्शन पे गए 16 नज़र आया, टिक मत कर देना, कंफर्म हो लेना किसका अमाउंट पूछा गया है। ऐसा तो नहीं सॉल्यूट के अंदर कंपोनेंट का अमाउंट पूछा गया हो। तो ये तरीका याद रखिएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ से हमारा 16 ग्राम सॉल्यूट था, उसके अंदर उसने सोडियम आयन का अमाउंट पूछा था, हमने इसको डिफाइन कर लिया। कंपोनेंट का अमाउंट आप पहले उस सॉल्यूट को कितना मान लोगे, 1 मोल। 1 मोल से कंपेयर कर लिया करिए, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें सभी लोग। मेरे पास 80 ग्राम एक सिरप है। मान लिया आपको फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक सिरप को रिकमेंड किया, आप उस सिरप को लाए और सिरप में एक रैपर लगा था। उस रैपर में क्या लिखा था, कंटेन पैरासीटामोल, लिखा था 2.5% वेट बाई वॉल्यूम। और डॉक्टर ने आपसे ये बोला था कि बेटा एक बार में आप 5 ml इनटेक करोगे। सिरप कितने ग्राम का लाए हो, यहाँ पे प्लीज़ ml है। सिरप आप कितने ml का लाए हो, क्योंकि वॉल्यूम मैंने ml में डिफाइन किया। सिरप कितने ml का लाए हो, 80 ml का। आपको लेना कितना है एक बार में, 5 ml। तो अगर आपको ये पता करना है कि 5 ml में मैं पैरासीटामोल कितना इनटेक करूँगा, तो चलिए मैं इसी बात को क्वेश्चन के रूप में डिजाइन कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ पैरासीटामोल
in each 5 ml of syrup will be, ऑप्शन ले लीजिए ज़रा, 0.125 मिलीग्राम, 1.25 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम, 1 to 5 मिलीग्राम। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए और इसको ट्राई करिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में परसेंटेज का अमाउंट दिया गया है, वो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेट को डिफाइन ग्राम से करेंगे और वॉल्यूम को डिफाइन ml से करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, इस परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? इस परसेंटेज का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन होता यानी सिरप होता तो उसमें 2.5 ग्राम क्या होता मेरा? पैरासीटामोल। तो अब आपसे इस अमाउंट को कहाँ पूछा गया है? 5 ml में। हो सकता है कि वो इस अमाउंट 5 ml में ना पूछ के कंप्लीट बोतल में पूछता। तो आपको पता है 100 में 2.5 ग्राम है तो 80 में कितना है इसको डिफ़ाइन करते, बट ये तो पूछा नहीं गया है। मुझे कितने अमाउंट में पूछा गया है? 5 ml में। चलिए इसको ट्राई करते हैं, कॉन्सेप्ट से करते हैं। चलिए पहले इस परसेंटेज को लिखा करिए। 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है यहाँ? सिरप, कंटेन 2.5 ग्राम पैरासीटामोल। क्लियर? अब आपका ये कितना है, कितने में डिफाइन करना है? 5 ml में। तो 5 ml सिरप कंटेन 2.5 अपॉन 100 इंटू 5। इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 बाई 100, यानी ये वैल्यू आ गई इतनी। बता भैया यूनिट क्या? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि परसेंटेज में वेट बाई वेट हो, वॉल्यूम हो, वेट को ग्राम में और इसको ml में, यानी ये वैल्यू किस में आई? ग्राम में। अब आप गए ऑप्शन पे, आपको ये वैल्यू दिखी और आपने टिक कर दिया, इस पे ध्यान ही नहीं गया। तो प्लीज़ ये कंपटीशन है, वो किस स्टेप में आपको क्वेश्चन गलत करवा ले ध्यान रखना है। तो कभी कभी यूनिट भी चेक कर लिया करिए, अक्सर यूनिट में पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम मिलीग्राम में बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इतना मिलीग्राम। है कोई ऑप्शन? कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला से करना है, तो इसको फॉर्मूला से कर लेते। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम यानी मास ऑफ अमाउंट ऑफ किसका? पैरासीटामोल। किस में? वेट है तो ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम, तो ये ml में इंटू 100। ये वैल्यू दी गई है क्या? दी गई है 2.5%। पैरासीटामोल का अमाउंट पता करना है, ग्राम में आएगा वो। ये दिया गया है का सॉल्यूशन कितने ml में पूछा गया है? 5 में। तो 5 इंटू 100, यहाँ से पैरासीटामोल का अमाउंट आपका ग्राम में डिफाइन होके आ जाएगा, ग्राम। इसको मिलीग्राम बना लेंगे। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट से करिए चाहे फॉर्मूला से करिए, रिजल्ट वही आना है। ठीक, टर्म की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे मोल फ्रैक्शन कितने अमाउंट सॉल्यूशन में डिफाइन किया जाता है, तो परसेंटेज कितने में डिफाइन किया जाता है? 100 यूनिट सॉल्यूशन में। तो आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन कितने में डिफाइन किया जाता है, याद रखिएगा 1 यूनिट सॉल्यूशन में डिफाइन किया जाता है। तो मास फ्रैक्शन हो या मोल फ्रैक्शन हो, ये सॉल्यूशन के कितने में डिफाइन किया जाता है? 1 यूनिट में। तो हमें अमाउंट की बात जब करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन का कितना अमाउंट हम कंसीडर? 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। जैसे इसको थोड़ा समझिए, जिंदगी में एक बार समझ लीजिए तो बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना है, इसमें स्मॉल n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है इन सॉल्वेंट के कैपिटल N मोल। तो मैंने सॉल्यूट का मान लिया स्मॉल n मोल है और सॉल्वेंट का कैपिटल N। चूँकि सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है
तो कहीं भी मैं स्मॉल लेटर की बात कर दूँ वो हमेशा सॉल्यूट की बात समझिएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बड़े टर्म होते हैं, तो अक्सर इनके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो प्लीज़ समझिए, मैं अभी आपको इस बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं इस अमाउंट को ज़रा डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहूँ कि सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो गए, तो आप कहेंगे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हम कहें इतने मोल में सॉल्यूट का मोल कितना है, तो आप कहोगे स्मॉल एन मोल। तो इसी बात को लिख दिया जाए, तो हम कहेंगे एन प्लस कैपिटल एन मोल में, ये सॉल्यूशन का है, कंटेन कितना सॉल्यूट का मोल, तो स्मॉल एन मोल सॉल्यूट का। तो हमें फ्रैक्शन की बात जब करनी है तो कितने मोल सॉल्यूशन में डिफाइन करना है, 1 में। तो हम कहेंगे 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, टोटल हो गया। यही बात बन गई सॉल्यूट का फ्रैक्शन, यही मोल बन गया सॉल्यूट का फ्रैक्शन। तो आप कहें कि किसी भी फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, तो उसका खुद का अमाउंट अपॉन टोटल। अब यही परसेंटेज में डिफाइन करना होता फ्रैक्शन तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बट अगर फ्रैक्शन यहाँ कितने में डिफाइन करना है, 1 यूनिट में। हो गया डिफाइन कि नहीं हो गया। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, स्मॉल एन अपॉन टोटल। हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएगा सॉल्वेंट का खुद का मोल अपॉन टोटल। ये दोनों अमाउंट कितने में डिफाइन किए गए हैं, 1 यूनिट सॉल्यूशन में, 1 मोल सॉल्यूशन में। तो अगर इन सारे कंपोनेंट की फ्रैक्शन का सम किया जाएगा तो सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू मस्ट भी किसके इक्वल होनी चाहिए, इवन ये भी हो कि सॉल्यूट अगर इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो और सभी का फ्रैक्शन निकालें तब भी सभी का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि फ्रैक्शन कितने में डिफाइन होता है, टोटल 1 यूनिट सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि आपको मोल डायरेक्ट दिए गए, तो अगर वेट दिए गए हों तो वेट को मोल बना लेंगे आप लोग, वही सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं। बताइए वेट के टर्म में मोल को, वेट अपॉन मोलर मास, ये वेट अपॉन मोलर मास, इसके लिए वेट अपॉन मोलर मास, या फिर वहीं पे मोल डिफाइन करके वैल्यू डायरेक्ट रख दिया करिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, मान लिया 56 ग्राम of N2 is mixed with 32 gram of oxygen in a closed container. Then the mole fraction of O2 and N2 respectively। तो अगर हम लोग इसको इस तरह दिखाएं कि क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है, तो ये निकल रहा है कि आपका जो ये सॉल्यूशन बना या मिक्सचर बना उसमें कितना है, 56 ग्राम N2 मिक्स है और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वेट को यही मोल बना लें, यहाँ पे नाइट्रोजन का मोल हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, वेट कितना है आपका 56, मोलर मास बोलो 28। इसको सॉल्व करेंगे 2 मोल आ गया, इसका मोल डिफाइन कर लो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वेट कितना है 32, टोटल इसका मोलर मास 32 ही होता है, ये आ गया 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो मोल हमने पता कर लिया, अगर वो इसी क्वेश्चन में मास फ्रैक्शन पूछता तो हमें मोल बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मास वैल्यू उठा के रख देते। क्लियर हो गया। चलिए मोल हमने डिफाइन कर लिया, मोल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो भैया दिया गया है, बोलिए नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना आया, तो इसका मोल आ गया आपका 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 1 यानी 2/3।
यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन पूछा गया, 1 मोल है, टोटल 2 + 1 1/3। अब जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होता, ऑप्शन होता 2/3 एंड 1/3, बी ऑप्शन होता 1/3 एंड 2/3, इसी तरह से सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा इसी 2 ऑप्शन से समझते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लालच आया और नाइट्रोजन पहले लिखा, इसका मोल फ्रैक्शन पहले डिफाइन कर दिया, ऑक्सीजन बाद में लिखा, इसका बाद में डिफाइन कर दिया, लेकिन उसने उलझा दिया लास्ट लाइन में। उसको दिया उसने अमाउंट पहले यहाँ नाइट्रोजन का है, बाद में ऑक्सीजन का, लेकिन वो आंसर पहले किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का, और बाद में किसका, नाइट्रोजन का रिस्पेक्टिवली। तो भैया ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1/3, और नाइट्रोजन का कितना है, 2/3। क्या आंसर टिक करोगे? तो कभी कभी ऑप्शन को किस तरह टिक करना है, इस बात को भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। The mole fraction of ethanol in 46% ethanol biomass, ये आपको पूछा है। तो एक सॉल्यूशन है 46% इथेनॉल का, बाई मास लिखा है, ये आदत बना लो, जब भी बाई मास लिखा है W/W लिख दिया करिए, तो यूनिट की मिस्टेक होने से आप बच जाओगे। नेक्स्ट बात आपको अब क्या करना है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का अमाउंट डिफाइन करना है। तो जरा इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या है लिख सकते हैं, बोलो भैया, डायरेक्ट दिखा दो। 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन, कितने में है, 100, वेट बाई वेट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो पता चल गया मेरा सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। इसमें इथेनॉल कितना हो गया, 46 ग्राम। अब मुझे दूसरे कंपोनेंट यानी जो दूसरा इसमें सॉल्वेंट है उसका अमाउंट पता चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा आप कहेंगे सॉल्वेंट सर हम यहाँ पर किसको मानेंगे, तो जब सॉल्वेंट का भी किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न दी गई हो, सॉल्वेंट आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा यानी वाटर मानो, तो 100 - 46 कर दे, कितना आ गया, 54 ग्राम वाटर। तो हमें मास फ्रैक्शन पूछा गया होता तो मास डायरेक्ट रख देते, लेकिन पूछा गया है मोल फ्रैक्शन, और अगर मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो यहीं पे हम मोल डिफाइन कर लें। तो यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 46 अपॉन इसका आप कर लोगे, कार्बन के एटम मास 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 × 1 ही है, यानी ये 46 आ जाएगा। तो 46 1 मोल आ गया। वाटर का मोल निकाल लीजिए इसी तरह, इसका मास अपॉन मोलर मास, वाटर 18 कर लोगे ऐड करके भी, ये आ गया 3। तो हमें मोल की पता जरूरत थी और हमने मोल यहाँ से डिफाइन कर लिया। इसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, उसी का डिफाइन कर देते हैं। तो इथेनॉल का पूछा गया है क्या, तो इथेनॉल की मोल की बात कर लें, अपॉन टोटल की बात कर लें। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, इथेनॉल का खुद का मोल क्या है 1 अपॉन टोटल 1 + 3 यानी 1/4, इसको 0.25 भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसका मोल अपॉन टोटल मोल कर देना है और मल्टीप्लाई कर दिया। मान ले इसी मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज की बात करता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात हम लोग करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग जब सभी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे तो इंटर कन्वर्जन कराएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे जब सभी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात हम लोग कर लेते हैं मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है 2 मोलर
तो कभी भी मोलर सॉल्यूशन लिखा हो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, आपकी मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है समझिए, फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन करा सकते हैं, बट प्लीज मैंने कहा ना एक बार समझ लीजिए, बार बार के लिए लफड़ा खत्म होता है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है उसको समझें। जैसे मेरे पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक, इसमें सॉल्यूट मैंने देखा तो 2 मोल डिजॉल्व था। अब आप कहेंगे सर हम शुगर को डिजॉल्व कर देते हैं तो डिजॉल्व होने के बाद शुगर तो दिखाई देती नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली उनका। तो हमें दिखाना है सिंबॉलिक फॉर्म में, हम लोग इसको डॉट बना दिए कि मान लीजिए जो हम डॉट बना रहे हैं वो सॉल्यूट का अमाउंट है और मोल में। चलिए तो प्लीज़ मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें कितने मोल हैं, 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो भैया समझ लो कभी मोलरिटी डिफाइन करोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में डिफाइन करोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर हो, याद रखिए जितना नंबर हो, कितना नंबर दिखाई दे रहा 2, ये सॉल्यूशन कितने मोल का हो गया 2 मोल, यानी ये जो वैल्यू है वो किसके नंबर बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर सुन लो इस बात को कि 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल का नंबर हो वही नंबर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन की मोलरिटी। चलो इसको ऐसे देखो, मेरे पास उसने एक सॉल्यूशन दिया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 200 ml, जरूरी तो है नहीं लीटर में दिया जाए, 200 ml दिया गया उसे, ठीक है। 200 ml में उसने कह दिया कि भैया कितने मोल का नंबर डिजॉल्व है 2 का, बताओ इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है। तो आप भैया इस वॉल्यूम को कहाँ तक ले जाना है, 1 लीटर यानी ml की बात करोगे तो 1000 ml यानी 1 लीटर तक ले जाना है। 1 लीटर पे इसको कैसे ले जा सकते हो, मान लिया कि इसी तरह का वॉल्यूम या इसी तरह का कंटेनर लेते जाइए, तो कितने कंटेनर और ऐड करने पड़ेंगे आपको 4, ठीक है। तो इसमें भी 2 ही मोल, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना नंबर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज देख लें। तो इसमें भी 2 मोल डिजॉल्व होगा, इसमें भी 2 मोल डिजॉल्व होगा, इसमें भी 2 मोल डिजॉल्व हो गया। बताइए सॉल्यूशन टोटल कितने का बन गया। मैं ये बॉर्डर लाइन अब क्या कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, ये बॉर्डर लाइन हमने हटा दी। बताइए सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 ml हो गया कि नहीं, यानी 1 लीटर हो गया कि नहीं। अब इस 1 लीटर में सॉल्यूट का नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए दिए गए सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या थी। हमारे पास एक 2 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें हमने मान लिया 2 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व था, तो हमें ये कितने में डिफाइन करना है, 1 लीटर में। तो अगर 2 लीटर में 2 मोल डिजॉल्व था तो 1 लीटर में डिफाइन करना है, 1 लीटर में कितना डिफाइन होगा, 2/2 × 1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी बनता नजर आ गया क्या आपका, ये आ गया आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल 2 था, ये आ गया क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर यही ml में होगा तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी ml को हमें क्या बनाना होता है, लीटर। तो ml में कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से, यही 1000 कहाँ जाएगा ऊपर। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट से ही आपका कैलकुलेशन से ही आपका फॉर्मूला डिजाइन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मुलेटेड कर देते हैं मोलरिटी। तो इसको एक लाइन में लिख लिया जाए कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर यानी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको फॉर्मुलेटेड कर दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर, मान लिया कोई V लीटर है, V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपका मान लिया वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया है तो इसको आप मिलीलीटर में अगर दिया गया है तो ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे
वही 1000 ऊपर आ गया। कभी कभी क्या होगा आपका कि मान लिया ये मोल्स नहीं दिया गया है तो मोल्स को वेट के टर्म में लिखना होगा, तो वेट वॉल्यूम इन ml और ml है तो ये 1000 आ जाएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला की ज़रूरत आपको है तो उसको याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है तो किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, ठीक। चलिए इस पर क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन चलिए आपकी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं। मेरे पास एक 4% NaOH सॉल्यूशन है, बाई मास लिख दिया उसने। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, उसने कह दिया 1.2 ग्राम पर ml, देन फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भैया आपको डर लगता है तो डर को ऐसे धीरे धीरे दूर करिए कि जो भी कंपोनेंट दिए गए हैं उसको लिख लीजिए, जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, और कॉन्सेप्ट है तो कोई डरने की बात नहीं। चलिए मैं इसको दोनों तरह से दिखा सकता हूँ। चलो पहले एक दो फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट आते हैं। चलिए इसको लिख दें, क्या दिया गया है, क्या कहोगे आप, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बाई मास लिख दिया, दोनों वेट में है। ये दिया गया है, आपको मान लिया फॉर्मूला सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला वेट के टर्म में वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ml में है तो इसको हम लोग 1000 कर देंगे। अब आप जब क्वेश्चन पे गए तो आपने देखा कि यहाँ पे वेट दिया गया है सॉल्यूट का, मोलर मास NaOH का हमें पता ही है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का दिया क्या गया है, वेट। तो अभी मैंने बताया था कभी वेट को वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी की मदद लोगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बोलो भैया, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है आपका सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, डेंसिटी दी गई है 1.2, ये ग्राम है, डेंसिटी है ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा ये ml में। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे ये टर्म आया उसको यही डिवाइड करने लगते हैं, फिर उसका एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को यहाँ रखते हैं। प्लीज़ ऐसा न करिएगा। बहुत से ऐसे केस होते हैं कि आपको ये वैल्यू इतनी ईजी मिलती है कि आपको वहाँ डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइम किल करोगे, इसलिए उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रखा करिए। क्लियर हो गया। चलिए बोलो भाई कितना वेट है, 4, NaOH का मोलर मास 40, सभी को जोड़ लेंगे तो 40, वॉल्यूम बोलो कितना है, 100 अपॉन 1.2, कितने में डिफाइन करना है, 1 लीटर यानी ml था तो लीटर बनाने के लिए 1000 आया था। 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बताओ डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, ये 1.2 वैल्यू किधर आ जाएगी, 1.2 आंसर। कुछ बच्चों को फॉर्मूला रटने की अगर आदत है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और नजर आ रहा है, जरा देखिए। ये 4 क्या है, जो परसेंटेज में अमाउंट दिया गया है सॉल्यूट का, ये 40 क्या है, मोलर मास है जो भी आपका सॉल्यूट है, ये क्या है आपका मास अपॉन डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, और ये क्या है 1000। तो जरा ध्यान से सुनो, अगर परसेंटेज में दिया है तो ये 100 जरूर रहेगा, ml में है तो लीटर बनाने के लिए 1000 जरूर रहेगा। ये 2 जीरो से अगर ये 2 जीरो हमेशा कैंसिल होगी तो प्लीज़ बताइए जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स्ट्रा उसको क्या मिलेगा, 10, और ये क्या है परसेंटेज में वेट, ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसी को हम लोग मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं प्लीज़, ये कितना आ गया यहाँ पे, ये बचा 10, जो परसेंटेज में अमाउंट है उसको हम x मान लें, ये d कहाँ आ जाएगा ऊपर, अपॉन ये क्या है आपका 40 मोलर मास। क्लियर हो गया कि नहीं।
तो कभी कभी आपको अगर फॉर्मूला की आदत है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये याद रखना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये परसेंटेज जब बाई वेट हो तब की बात है, बाई मास तब की बात है। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़िए, आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है? तो इस तरह से हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है कि HNO3 आपको जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो 68% का कंसंट्रेशन का होता है। 68% HNO3 सॉल्यूशन बाई मास। उसने कहा इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.504 ग्राम पर ml, देन उसने कहा मोलरिटी ऑफ HNO3 बताइए, सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए। तो वही क्वेश्चन है, बस हमने डिजिट को चेंज कर दिया, ठीक है? तो आप फॉर्मूला से करना है तो फॉर्मूला से ही कर लीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट के टर्म में वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ml में है 3000 आएगा ही। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितना है आपका 68 ग्राम। HNO3 का मोलर मास, ये H1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, इसको 16 इंटू 3 14 21, यानी ये 63 दिख रहा है आपको, ये हो गया 63। वॉल्यूम वही बात आ गई, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, बाई मास लिखा गया है, तो ये 100 ग्राम है क्या सॉल्यूशन, तो यहीं पर लिख दिया जाए मास। मास पीछे हमने अभी साफ कर दिया है, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दिया गया है 1.50, और इसको हम ये ml था, इसको लीटर बना दिया। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 14, तो 68 अपॉन 63 इंटू 15.04। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मान लिया आप कॉम्पिटिशन दे रहे हो और आप इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अगर उलझने लगे तो फालतू टाइम किल करोगे। 68 और 63 में बहुत डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए 68 होता तो ये कैंसिल हो जाता, आंसर ये होता कि नहीं, बट डिनोमिनेटर से ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा यानी आंसर 15 से थोड़ा अधिक आएगा। तो देख लीजिएगा जरा एनसीईआरटी में लिखा होगा आंसर। एनसीईआरटी क्या करता है, जानबूझ के ऐसी डिजिट देता है कि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि एनसीईआरटी को 15-20 प्रॉब्लम डिजाइन करना है अपने चैप्टर में, वो कोशिश करता है कि बच्चे की कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होती जाए। बट एग्जामिनर में जब क्वेश्चन डिजाइन होता है तो अक्सर कैलकुलेशन ऐसे आएगी कि आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह का एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन को, उसने कहता है वो 98% H2SO4 सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी आपकी 1.84 ग्राम पर सीसी है, देन मोलरिटी बताइए। यहाँ पे सीसी सेंटीमीटर की, जिन बच्चों को ये आइडिया ना हो थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब क्या है 3 डायमेंशनल है, इसकी लेंथ हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ हमने मान लिया ये कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी सेंटीमीटर क्यूब को क्या कह देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जब हम किसी लिक्विड को ऐड करते भरते हैं तो हमने पाया कि वो लिक्विड का अमाउंट कितना इसमें ऐड होता है या भरता है 1 ml। तो कहीं भी 1 सेंटीमीटर दिया गया हो तो आप समझ जाना कि ये कितने वॉल्यूम की बात कर रहा है, आपका 1 ml यानी पर ml की बात कर रहा है। क्लियर हो गया?
तो यहाँ से ज़रा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे इसको डायरेक्ट डिफाइन करना हो मोलरिटी, तो वेट मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ज़रा 98 मोलर मास बोल दो भैया। कुछ इतने पॉपुलर सॉल्वेंट या कंपाउंड होते हैं कि उनके मोलर मास आपकी आदत में होना चाहिए 98। वॉल्यूम दिया नहीं है कि दिया गया है, बोलो। ये बाई मास है, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन। बाई मास है तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसी को हमें वॉल्यूम बनाना है तो 100 अपॉन डेंसिटी की बात कर लें 1.84, और इसको बना लीजिए लीटर। सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बचा, ये ऊपर गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे भी कर लेंगे। चलिए बुरा मत। इफ the density of methanol is 0.793 kg per liter inverse, then the volume of methanol, चलिए डायरेक्ट लिख दो, ऑफ इट इज नीडेड टू फॉर्म 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, प्रॉपर्टी हमें पता चल गया, मोलरिटी हम लिखते हैं वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000। आप कहेंगे सर मोलरिटी दी है, वॉल्यूम दी है, सॉल्यूट पता है तो मोलर मास पता है, यहाँ से तो क्या आएगा, आपका वेट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। तो मेरे बड़े भैया मैंने अभी आपको बताया, कभी वॉल्यूम वेट को वॉल्यूम या वॉल्यूम को वेट बनाना होगा तो डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और डेंसिटी उसने क्वेश्चन की दी है क्या। तो जिसका वेट की बात कर रहा है उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो उस कंपोनेंट की डेंसिटी दी गई है क्या। तो डेंसिटी की मदद से इसी वेट को हम क्या बना लेंगे, वॉल्यूम। ठीक, तो चलिए पहले वेट ही डिफ़ाइन होगा, यहाँ से वेट डिफ़ाइन करिए। मोलरिटी कितनी है, 0.25, वेट डिफाइन होगा सॉल्यूट का। मोलर मास मिथेनॉल CH3OH 12 + 1 × 3 + ऑक्सीजन 16 + 1, इसको करिए ज़रा, ये आ गया कितना आ गया 32, क्लियर हो गया, 32 ग्राम पर मोल आ गया। चलिए 32 वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये वॉल्यूम लीटर में दिया गया है तो इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, उस डिजिट को हटा दिया हमने। कितना है 2.5 लीटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो 0.25 और 2.5 मल्टीप्लाई करते होंगे तो ये 25 × 2 625 आता है। पॉइंट इसको सेट कर लीजिए, पॉइंट लग गया, इंटू 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.625 × 32, तो यहाँ से 2 5 जा 0, ये 6 हुआ ना, ठीक, 0 हो गया, 0 2, पॉइंट सेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 20 ग्राम। अब बस ये वेट आया, वेट पूछा होता तो मेरा आंसर ये हो गया होता, लेकिन उसने वॉल्यूम पूछा, तो जिसका वॉल्यूम पूछा उसकी हमें डेंसिटी चाहिए, उसी की डेंसिटी दी गई है क्या, बस मेरा बात हो, मेरे काम चल जाएगा यहाँ से। तो चलिए भैया
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो किसी भी मास को हम वॉल्यूम बना सकते हैं डेंसिटी इंटू डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम से, मास अपॉन डेंसिटी से। तो यहाँ पे मास कितना है आपका जो आया है 20, डेंसिटी कितनी है 793। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। तो यहीं लिख दिया जाए वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, यहाँ से हो जाएगा 20/0.793। हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक होने का चांस था ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपसे कहा यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये 20 क्या आया है ग्राम, और डेंसिटी किस में दी गई है आपका किलोग्राम में, तो यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी ना। तो इसी को हम अगर ग्राम को किलोग्राम बनाएं तो ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। ये केजी हो गया, ये आपका केजी पर लीटर था ही, केजी से केजी कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वो वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी लीटर में। अगर ऑप्शन में किलो लीटर की जगह एमएल है तो उसको एमएल बना लोगे। क्लियर। चलो तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना था, सॉल्यूट का मास आप डिफ़ाइन कर सकते हो, तो आप सॉल्यूट का मास डिफ़ाइन कर लोगे। उस सॉल्यूट की अगर डेंसिटी दी गई होगी तो आप डेंसिटी की मदद से उस सॉल्यूट का क्या पता कर सकते हो, वॉल्यूम। ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूट के लिए डिज़ाइन होता है, जब सॉल्यूट लिक्विड हो, जब सॉल्यूट लिक्विड हो। मतलब जैसे मेथेनॉल लिक्विड है, आपने मेथेनॉल यहाँ डिजॉल्व किया थोड़ी देर के लिए इतना ग्राम, तो इतना ग्राम ये लिक्विड है कि नहीं, मान लिया ये इतना ग्राम इतना है, तो इस लिक्विड का अपना कोई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो उसने इसी मास को किस में कन्वर्ट कराया है, वॉल्यूम में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, जो भी नंबर हो देखिए, मोलैलिटी, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। मोलैलिटी का मतलब समझ लो प्लीज़। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। मोलैलिटी डिफ़ाइन होती है सॉल्यूशन के अंदर, ये इकलौती प्रॉपर्टी है जो डिफ़ाइन होती है सॉल्वेंट। मोलैलिटी डिफ़ाइन होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये डिफ़ाइन होती है 1 kg सॉल्वेंट में। ये डिफरेंस है। मोल्स का टर्म वही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो भैया जब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल्स का जितना नंबर हो, 2 नंबर है, वही सॉल्यूशन की क्या हो गई, मोलैलिटी। इस मोलैलिटी में अगर वो कह दे 2 मोलल सॉल्यूशन है, तो ये मोलल स्पेलिंग देखो इसमें मैच कर रही है क्या। तो इसका मतलब कहीं मोलल सॉल्यूशन लिखे तो समझ जाइएगा वो किसकी बात कर रहा, मोलैलिटी का। चलो इसको थोड़ा दूसरे तरह से, उसने आपसे कहा कि भैया मेरे पास 500 ग्राम वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेंट है। उसने कहा इसमें कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है, 2। तो उसने कहा बताइए इसकी हमें मोलैलिटी डिफ़ाइन करनी है। तो मोलैलिटी 500 ग्राम में डिफ़ाइन करते हैं कि 1000 ग्राम में, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम में। तो आप सबसे पहले इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट करिए, यानी इतना ही अमाउंट आपको फिर से लेना पड़ेगा। और बट होमोजीनियस का मतलब हो गया उसमें सॉल्यूट का नंबर भी उतना ही होगा। तो अब आप बताइए कि ये टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 kg हो गया, यानी 1000 के ग्राम हो गया कि नहीं। तो ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो अब इसमें हम लोग इस बाउंड्री लाइन को हटा दें, बताइए इसमें कंसीडर करिए कितना मोल सॉल्यूट का, 4। ये 4 मोलल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया। तो मोलैलिटी हमें फाइनली चाहे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया हो, हमें उस सॉल्वेंट को कितना बनाना है, 1000 ग्राम यानी 1 kg। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। (96% H2SO4 सॉल्यूशन, कुछ नहीं लिखते हैं चलिए। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की दी गई है 1.80 ग्राम पर cc।
अब उसने कहा कि बताइए सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। तो जो दिया गया है उसको लिख दें, 96 ग्राम सॉल्यूट यानी H2SO4 प्रेजेंट है इन कितने में, 100। बता भैया किसी यूनिट की बात नहीं की गई है। अगर किसी यूनिट की बात नहीं की गई है तो वो किसकी बात करना चाहता है, वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर। तो हमें सॉल्यूशन वॉल्यूम में डिफाइन करना है, यानी ये क्या होगा, ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए मोलैलिटी हमें डिफाइन करना है, फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला हमने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही होगा। चलिए इधर देख लो, मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, सॉरी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको फॉर्मुलेटेड कर लीजिए। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का वेट, और सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए, केजी। अगर केजी में नहीं है तो उसको हम लोग केजी बना सकते हैं। तो मोलैलिटी, चलो मोल को हम लोग वेट के टर्म में लिख दें, वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में दिया गया है तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नहीं भी आपको मालूम है तो आप कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो हम एक साथ कराएंगे जब सारे टर्म डिफाइन कर लेंगे। चलिए मोलैलिटी, वेट, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इसको किलोग्राम बना दिया। चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, 96, मोलर मास H2SO4 है ना 98। अब यहाँ पे आप फंस गए, सॉल्यूशन का दिया क्या गया है, वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट किसके अंदर पाया जाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है भैया, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो यहाँ पे चैलेंज मेरे पास ये है कि मुझे यहाँ पे वेट चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन किस में दिया गया है, वॉल्यूम में। तो पहला चैलेंज ये है कि मैं इस वॉल्यूम को वेट बनाऊँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम को वेट बनाने के लिए बताइए भैया, वेट यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी दी गई है क्या क्वेश्चन में, ठीक है, 1.80, वॉल्यूम दिया गया है 100, यानी ये हो गया 180 ग्राम। अब आपका बताओ, सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दीजिए। ये वैल्यू आप माइनस कर लो ज़रा, कितना आ जाएगा, 84 ग्राम। मेरी बात बन गई, यहाँ रखा जाएगा 84 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बना दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक टर्म और देख लेते हैं।